Hello students, welcome. Hello students, welcome back to our channel General Studies with Anup K वर्मा। हम लोग कर रहे हैं 2022 के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं के अंतर्गत जो सवाल आए हैं आपके जीएस, जीके और करंट अफेयर के, उन सभी को हम इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज के अंदर कवर अप कर रहे हैं। और इस सीरीज के अंदर अब तक हमने 5 सेट कर लिए हैं और ये है हमारा छठा सेट। और हम हर क्वेश्चन को विद डिटेल एनालिसिस और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी लोगों ने अपने जो भी हमारे अभी तक 5 वीडियो सेट्स आए हुए हैं उनको कवर अप किया हुआ होगा, देखा होगा और अच्छे भी लग रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो बढ़ते हैं अपने सेट की तरफ, सेट नंबर 6। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा सेट नंबर 6 का आज का। तो यहाँ हम देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन आई थिंक या ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है कि जो आपका, एक सेकंड जस्ट अ मिनट, हाँ जी चलिए आते हैं सवाल पे। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक जगह है जिसका नाम है यहाँ पर आपका, दैट इज, ये सेकंड रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। दैट इज, इसका नाम है चिरजा। चिरजा नाम की जो जगह है ये आपकी कहाँ पर है, वेस्ट सिंहभूम में है। और ये सिंहभूम मतलब पश्चिमी जो सिंहभूम नाम की जगह है ये आपको देखने को मिलती है झारखंड के अंदर। कहाँ पर देखने को मिलती है, झारखंड के अंदर, ठीक है। और झारखंड के अंदर ये जो जगह है ये किस चीज़ के लिए फेमस है, आयरन ओर माइंस के लिए, डैम्स के लिए, बर्ड सेंचुरी या नेशनल पार्क के लिए। तो आपसे यही सवाल पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आयरन ओर माइंस। तो ये फेमस है आयरन ओर माइंस के लिए। आपका वेस्ट सिंहभूमपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, प्लेस है बेसिकली, उसके अंदर जो चिरजा नाम की जगह है वहाँ पर, ठीक है। और इस माइन के अंदर बेसिकली जो रिजर्व है किसकी, आयरन के जो रिजर्व है वो लगभग आपको देखने को मिलते हैं 2 बिलियन टन्स के जो रिजर्व्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर रहे हैं अगर जो हम माइनिंग्स की, स्पेशली ओर माइनिंग्स की, तो जो ओर माइनिंग्स है उसको कंट्रोल करने वाली जो एजेंसी है कि जिसके अंतर्गत ये काम करती हैं वो है आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ठीक है। तो सेल के अंतर्गत ये काम करती है ओर माइनिंग्स या आयरन ओर माइनिंग्स, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जस्ट अ मिनट, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द लीस्ट डेंसिटी। तो लीस्ट डेंसिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो आपके सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, पहले हुआ करते थे 9 प्लैनेट्स, ठीक है। तो एट प्रेजेंट कितने प्लैनेट्स हैं आपके, 8 प्लैनेट है। तो कौन कौन से हैं, पहला है मरकरी, मरकरी के बाद आपका वीनस, वीनस मार्स है, सॉरी वीनस के बाद मार्स नहीं, दैट इज, इसको थोड़ा रब कर देते हैं, ठीक है। वीनस के बाद आपका क्या आता है, अर्थ आता है, ठीक है, अर्थ। अर्थ के बाद आती है मार्स, मार्स के बाद आती है एक एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है, ए बी लिख देता हूँ मैं इसे, एस्ट्रॉइड बेल्ट। और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद आता है आपका जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, देन नेपट्यून एंड लास्ट में आपका एक प्लूटो नाम का एक प्लेनेट हुआ करता था, जो कि अब इसको जुवेनाइल प्लेनेट कर दिया गया है। बिकॉज देखिए इसको जुवेनाइल प्लेनेट इसलिए कर दिया गया, इसको प्लेनेट की कैटेगरी से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि जो एक इलिप्टिकल पाथ है, बाकी जितने भी ये प्लैनेट्स हैं ये सन के चारों तरफ, ये सन है, सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट करते हैं, मूव घूमते हैं। बट ये जो प्लूटो था इसने अपना ये इलिप्टिकल पाथ जो है फॉलो करना बंद कर दिया। मतलब ये इस तरीके से ना हो कि मतलब मान लीजिए इस तरीके से मूव करने लग गया या थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा जाने लग गया, मतलब जो प्रॉपरली उसका पाथ था उसने अपने पाथ से हट गया हो, तो जिसकी वजह से उसे इस कैटेगरी से हटा दिया गया। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में पूछा है सबसे लीस्ट डेंसिटी वाला कौन सा प्लैनेट है, तो वो है आपका सैटर्न। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सैटर्न जो है लीस्ट डेंसिटी वाला प्लैनेट है। और साथ में अगर जो हम बात करें सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है आपका, ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, दैट इज द जुपिटर। फर्स्ट लार्जेस्ट है आपका जुपिटर, सेकंड लार्जेस्ट सैटर्न।
उसके बाद अगर जो हम बात करें कि जो आपका सैटर्न है, इस प्लैनेट के अंतर्गत जो है आपको देखने को मिलती है क्या चीज़ें, आपको देखने को मिलती है यहाँ पर 7 रिंग्स। ठीक है, 7 रिंग्स देखने को मिलती हैं, और वो 7 रिंग्स किसकी बनी हुई हैं, बहुत ही छोटी छोटे वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स की रिंग्स आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, 7 डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई लीस्ट डेंसिटी की। ठीक है, जब हम लीस्ट डेंसिटी की बात कर चुके हैं तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी जो है वो हाई हो, हाईएस्ट डेंसिटी वाला प्लैनेट, वो कौन सा है, अर्थ। ठीक है, अगर जो कभी पूछा जाए कि हाई डेंसिटी वाला प्लैनेट कौन सा है, तो वो कहलाएगा आपका अर्थ कहलाएगा। ये क्यों है, बिकॉज अर्थ के अंदर क्या देखने को मिलता है, आयरन एंड निकल जैसे हैवी मेटल्स। ठीक है, इन आयरन और निकल जैसे हैवी मेटल्स आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो डेंसिटी है अर्थ की वो क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सोलर सिस्टम है, डायग्राम आपकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे सन है, मरकरी, देन वीनस, अर्थ, अर्थ के पास एक मून है, देन मार्स है आपका, मंगल ग्रह जिसे कहते हैं। ये आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट के लेफ्ट साइड में आपके 4 प्लैनेट्स हैं, राइट साइड में आपके 4 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो देखिए जिस रिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, 7 रिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, तो वो यही वाली रिंग्स है जो आपको यहाँ पर ये ब्राउनिश कलर में आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, दीज आर द 7 रिंग्स। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। तो इसमें से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रेश वाटर लेक, इनमें से फ्रेश वाटर लेक कौन सी है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चिल्का लेक, वन बाय वन सभी लेक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए सबसे पहले अगर जो हम यहाँ पर बात करें, सॉरी ये आप इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था ना, तो इसमें है चिल्का लेक। चिल्का लेक की जब हम बात करते हैं, ठीक है, आई होप सो वॉइस क्लियर होगी आप सभी को। तो चिल्का लेक की जब हम बात करते हैं, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, दिस इज सिचुएटेड इन उड़ीसा, सॉरी उड़ीसा के अंदर है आपकी चिल्का लेक। और ये एक लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर, वाटर के लिए मैं H2O लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। और स्पेशली अगर जो इस लेक की बात करें तो यहाँ पर जो है विंटर के टाइम पर, सर्दियों के टाइम पर जो आपकी जो आपका ये वाला एरिया है, साउथ ईस्टर्न जो पार्ट है आपका इंडिया की तरफ से, मतलब ओशन में साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज आपकी बनती है, जो थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, यहाँ से बहुत सारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आपको विंटर के टाइम पर इस चिलिका लेक के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, वो यहाँ पर माइग्रेट होकर आती हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो जितनी भी आपकी कंट्रीज है वहाँ की जो बर्ड्स है वो यहाँ पर माइग्रेट होकर आती हैं। ठीक है, चिल्का लेक के अंदर। चिल्का लेक जो है, और एक इसके बारे में हम बात करें तो ये एशिया की सबसे बड़ी लेक है, एशिया की सबसे बिगेस्ट, एशिया की बिगेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक आपको ये देखने को मिलती है। और साथ में अगर जो हम बात करें तो वर्ल्ड की सेकेंड नंबर पर, दिस इज एशिया की तो सबसे बड़ी है, बट इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड में दुनिया में सबसे सेकेंड नंबर पर आती है लार्जेस्ट लगून लेक है ये आपकी। ठीक है, दिस इज द लगून लेक। और इसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जुड़ा हुआ है, दैट इज 1981 के अंदर इस लेक को, चिल्का लेक को जो है वेटलैंड साइट डिक्लेयर किया गया था, वेटलैंड साइट, या फिर आप इसे कह सकते हैं रामसर साइट। ठीक है, रामसर साइट जो है वो डिक्लेयर किया गया था 1981 के अंदर, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये भारत की पहली साइट है, दिस वॉज द फर्स्ट साइट इन इंडिया विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ वेटलैंड साइट, एंड या फिर आइदर यू कैन से दैट रामसर साइट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चिल्का लेक के बाद। देखिए चिल्का एक क्या है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है, यहाँ पर पूछा है फ्रेश वाटर, तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। फिर हम बात करते हैं सांभर लेक की। तो सांभर लेक आपको कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान के अंदर। ठीक है, इट इज सिचुएटेड इन द राजस्थान, और ये राजस्थान के अंदर एक इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक आपको ये देखने को
मिलती है। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। इनलैंड सॉल्ट वाटर का मतलब ये हो गया कि जो लेक है आपकी, उसका जो कोई भी हिस्सा जो है वो ओशंस के साथ में, समुद्र के साथ में कनेक्टेड नहीं है। अब ये जो लेक है आपकी बनी थी, किस वजह से बनी थी? ये बनी थी ग्रेट डिप्रेशन की वजह से। ग्रेट डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? मतलब गिरावट या डाउनफॉल एक तरीके से। डिप्रेशन मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है, प्लेन है, उनमें डिप्रेशन आ जाए, इस तरीके से डिप्रेशन आ जाए, है ना। ये इधर को झुक गई, इधर को झुक गई, तो डिप्रेशन आ गया। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? एक तरीके का गड्ढा क्रिएट हो गया। तो ये उसकी वजह से ये लेक बनी थी आपकी। ठीक है। और ये किस डिप्रेशन की वजह से बनी थी? दिस इज द अरावली रेंज। अरावली का जो हिल एरिया है, अरावली रेंज, उसके अंदर जो है डिप्रेशन देखने को मिला, जिसका रिजल्ट से आपकी सांबर लेक क्रिएट होती है। और सांबर लेक भी आपकी एक वेटलैंड साइट है, बेसिकली रामसर साइट भी कह सकते हैं आप इसे। और इसको डिक्लेरेशन मिली थी 1990 के अंदर। ठीक है। तो ये भी आपकी क्या है? एक सॉल्ट वाटर लेक है, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। फिर आता ही है बात वुलर लेक की। तो वुलर लेक की जब हम हमारी बात करते हैं तो ये की कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सिचुएटेड है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक फ्रेश वाटर लेक है। दिस इज अ फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है। तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कहाँ पर? एशिया के अंदर। देखिए एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जो है सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक आपको देखने को मिलती है, दैट इज वुलर लेक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सिचुएटेड है। और ये फॉर्म हुई थी आपकी, दिस वॉज फॉर्म्ड बाय द टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। टेक्टोनिक एक्टिविटीज, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये जैसे आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, जो यूरोशियन प्लेट्स और इंडियन प्लेट्स जब मर्ज हुई तो उससे हिमालय का उदय हुआ, हिमालय निकला, मतलब हिमालय का जो है स्थापना हुई, बड़ा हुआ। ठीक है। तो उसी तरीके से जो आपकी वुलर लेक है, उसके बनने में भी किसका रोल होता है? यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स का रोल देखने को मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि जो वुलर लेक है पहाड़ों पर है, तो भाई पहाड़ों पर है तो जाहिर सी बात है उसको फीड करने का काम कौन करता है? फीड मतलब इस वुलर लेक के अंदर जो पानी है, वाटर है, वो कहाँ से आता है? वो आता है आपका, दैट इज कम फ्रॉम द झेलम रिवर। ठीक है। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है कि वुलर लेक के अंदर जो फीडिंग का काम होता है, मतलब इन द सेंस कि जब पानी जो आना है वो कहाँ से आता है आपका? वो आता है वुलर लेक से। ठीक है। तो फ्रेश वाटर की बात कर रहे थे, दिस वाज अ फ्रेश वाटर लेक। तो एक तो ऑप्शन आपका ये सही है। चलिए दूसरे वाले को भी देख लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है। तो लोकटक लेक के बारे में जब हम बात करते हैं तो लोकटक लेक आपकी कहाँ पर है? दिस इज इन मणिपुर। मणिपुर के अंदर आपको देखने को मिलती है लोकटक लेक। ठीक है। अब लोकटक लेक जो है, दिस लेक इज ऑल्सो अ फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है ये भी। और ये भारत के अंदर नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है पूरा, सेवन सिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सारे जितने भी स्टेट्स हैं, उन सब में सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है वो आपकी यही है, लोकटक लेक। ठीक है। अब बात करें अगर जो लोकटक लेक जो है, ये एक फेमस है एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, जिसे कहा जाता है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा फुमडीज। फुमंडीज। ठीक है, फुमंडीज आपको देखने को मिलेंगी। फुमंडीज जो है यहाँ पर लेक के अंदर, ये फुमंडीज इसके ऊपर क्या करती रहती हैं? फ्लोट करती रहती हैं, मतलब तैरती रहती हैं। देखिए अब ये फुमंडीज क्या होती हैं? ये एक तरीके के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं बेसिकली। जैसे आप लोगों ने जो तालाब वगैरह होता है अपने कहीं गांव वगैरह में या शहरों में भी कई जगह जहाँ पर तालाब होगा, पॉन्ड होता है, वहाँ पर आपने काई देखी होगी। तो जो काई जम जाती है, ठीक है, तो उसी टाइप का यहाँ पर आपको पूरे के पूरे, कई मूवीज़ में आपने ऐसे, साउथ की मूवीज़ में देखा होगा, साउथ के बॉलीवुड की मूवीज़ में, कई मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जो कई बार आप एक पॉन्ड सा है या कोई तालाब है, उसमें चारों तरफ ग्रीन ग्रीन पूरा फैला हुआ है। ठीक है, मतलब पानी की सतह पर। तो ये वही वाली चीज़ है। तो और साथ में यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है, नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजा। केबुल लामजा। ठीक है। केबुल लामजा एक इकलौता नेशनल पार्क है पूरी दुनिया का जो कि आपका फ्लोटिंग वाटर पर है, मतलब। ठीक है। तो जो हम बात कर रहे हैं ना कि लोकटक लेक एक फ्लोटिंग आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर पूरा जो वेजिटेशन सिस्टम है वो आपको एक पानी के ऊपर तैरता हुआ नज़र आता है, तैरता हुआ दिखता है। तो ये दुनिया में इकलौता एक प्लेस है जहाँ पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है, दिस इज़ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ फ्रेश वाटर लेक। तो आपका थर्ड पॉइंट भी आपका क्या हो जाता है, सॉरी
फोर्थ पॉइंट भी आपका सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन का यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ई, मोर देन द वन ऑफ द अबव, ठीक है। हमने सभी लेक्स के बारे में जान लिया, बट एक और लेक रह जाती है आपकी, उस लेक का नाम है ये आपकी थी लोकटक लेक, एक होती है लोनार लेक, ठीक है। लोनार लेक कहाँ पर है आपकी, दिस इज इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर आपको ये देखने को मिलती है, और ये बनती है मीटेराइट्स की वजह से, ठीक है। उल्का पिंड, मीटेराइट मतलब उल्का पिंड के गिरने की वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ, गड्ढा होने की वजह से उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें पानी जमा हुआ, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से आया, ठीक है। तो उससे जो आपका एक तालाब बना, लेक बनी, दिस इज कॉल्ड एज अ लोनार लेक, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। तो लोकटक और लोनार लेक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेपरेट हैं, दोनों अलग अलग एरियाज के अंदर है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए, गंगा प्लेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ, गंगा प्लेन जो है वो किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है या डिस्क्राइब्ड है। गंगा प्लेन जो डिस्क्राइब्ड है दैट इज जियोसिंक्लाइन, ठीक है। तो जियोसिंक्लाइन क्या होता है बेसिकली, पहले तो आप ये समझ लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जियोसिंक्लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि जियोसिंक्लाइन जो प्लेन होगा वो आपका लॉन्ग होगा, लंबा होगा, लंबे के साथ आपका वाइड भी होगा, चौड़ा भी होगा, और चौड़ा होने के साथ में उसकी जो डेप्थ है, गहराई, देखिए वॉल्यूम में जब हम जा रहे हैं ना, सारी चीज़ें लंबाई है, चौड़ाई है और गहराई है, डेप्थ क्या होगी, शैलो होगी, शैलो डेप्थ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका गंगा रिवर, ठीक है। गंगा रिवर, गंगा रिवर जैसे अगर जिसको और डायग्राम से समझे, तो जब हम जैसे ये फ्लो है गंगा रिवर का, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लंबाई है, लेंथ, ठीक है, ये भी आपकी क्या होगी, लंबाई होगी, लेंथ, लॉन्ग लेंथ होगा, ठीक है। वाइड भी होगी, चौड़ी भी होगी ये, ठीक है। बट यहाँ पर जो डेप्थ है, गहराई, वो क्या होगी, कंपेयर टू कम होगी, ठीक है। मतलब जितनी चौड़ी रिवर्स है, वाइड वाइड रिवर्स है, उतनी गहरी वो रिवर्स नहीं है, ठीक है। उस तरीके की जो प्लेन होती हैं बेसिकली, वो क्या कहलाती हैं, जियोसिंक्लाइन प्लेन्स कहलाती हैं, ठीक है। धरती के ऊपर लगभग 55% ऑफ द लैंड जो है अर्थ का, वो लगभग आपका जियोसिंक्लाइन प्लेन के प्लेन फॉर्मेट में आपको देखने को मिलता है। इसका एक एडवर्स इफेक्ट भी होता है, एडवर्स मतलब उल्टी चीज़ भी होती है, उसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे जहाँ पर आपको रिवर जो है वो लंबी मिलेगी, लॉन्ग होगी, नॉट टू मच लॉन्ग होगी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बट हाँ जैसे गंगा से छोटी होगी, थोड़ा सा छोटी होगी, है ना, लॉन्ग ज़्यादा नहीं होगी, प्लस वाइड ज़्यादा नहीं होगी, वाइड भी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, लेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और प्लस जो डेप्थ होगी यहाँ पर, वो डेप्थ जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब लॉन्ग थोड़ा सा कम होगी एज कम्पेयर टू द गंगा रिवर, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गंगा रिवर, ये वाला आपका। यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर इस कंडीशन में आपका जो एग्जांपल बनता है दैट इज यमुना रिवर, ठीक है। तो यमुना रिवर जो है वो लंबी नहीं है उतनी ज़्यादा जितने की गंगा है, उतनी चौड़ी नहीं है जितनी की गंगा है, मतलब जो उसकी विड्थ है, ये वाला पार्ट ये यमुना का कम है एज कम्पेयर टू द गंगा रिवर। बट यहाँ पर जो डेप्थ है, ठीक है, डेप्थ जो है सेंट्रल पॉइंट की, जो रिवर की जो सेंट्रल पॉइंट है वहाँ से जो डेप्थ है इसकी वाटर लेवल की, वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू द गंगा रिवर, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं, एग्जाम्पल है यमुना रिवर एंड गंगा रिवर, ठीक है। फिर अगर जो हम बात करें पैडी प्लेन की, ठीक है, करेक्ट आंसर तो आपको मिल गया ऑप्शन नंबर सी। पैडी प्लेन क्या होता है, देखिए पैडी प्लेन आपके आप सिंपली समझ लीजिए एक छोटे से डायग्राम से, ये एक प्लेन है, ठीक है। इसके अंदर जेंटल स्लोप है, जेंटल स्लोप मतलब बहुत हल्का 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 स्लोप है, मतलब ये जो एंगल बना है आपका दिस, ठीक है, दिस एंगल विल बी वेरी लेस, आप कह दीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, मतलब बहुत छोटे एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये उस तरीके का आपको प्लेन देखने को मिलेगा, तो उसे कहते हैं आप, क्या कहते हैं, पैडी प्लेन्स, ठीक है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर पेनी प्लेन्स की, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, पेनी प्लेन्स के अंदर क्या होता है, ये प्लेन एरिया है आपका, यहाँ पर जो एंगल था आपका, ठीक है, स्टीप, ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, दिस विल बी मोर देन 20 डिग्री 30 डिग्री, या कोई भी एंगल हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि 90 डिग्री खड़ा हो जाएगा, बट दिस काइंड ऑफ एंगल्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर स्टीप स्लोप्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल की हम बात करें, तो
जैसे आपका होता है ना हिमालयन रेंज, जब आप पीक पर जाते हैं, टॉप की पोजीशन पर जाते हैं पहाड़ों पर, तो वहाँ पर क्या है, इंक्लिनेशन जो है बहुत ज़्यादा स्टीप देखने को मिलता है। स्पेशली हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अंदर जितने भी पहाड़ हैं, मोस्टली वो पहाड़ जो है स्टीप एंगल के हैं, मतलब उसका जो ढलान है वो बहुत ही स्टीप है, तगड़ा है, ज़्यादा है, ठीक है। और जो जम्मू कश्मीर के हिल्स हैं वहाँ पर है, बट उतना एज कम्पेयर टू नहीं है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं पेनी प्लेन्स और पैडी प्लेन्स के अंदर, ठीक है। एक होता है खास्ट प्लेन। तो खास्ट प्लेन का मतलब ये आप समझ लीजिए इसको ऐसे कि कोई एक ऐसा प्लेन है, यहाँ पर अप एंड डाउन ऐसे मिलेंगे, जैसे आपका पठारी इलाका होता है ना, मतलब कुछ दूर ऊपर है नीचे है फिर ऊपर नीचे, जो आपका पेनिसुलर इंडिया है साउथ का, जो पठार का डेक्कन प्लेटू है, वहाँ पर इस तरीके का अंडुलेशन आपको देखने को मिलता है, उसे कहते हैं कास्ट प्लेन, ठीक है। तो ये चार टाइप के आपके प्लेन सिस्टम होते हैं, जो आई होप सो मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करी है आपको, तो अंडरस्टैंड हो गए होंगे किस टाइप के प्लेन्स होते हैं, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द हिमालयाज रिवर और सॉरी हिमालयन रिवर्स और द पेनिसुलर रिवर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम कुछ डिफरेंसेस को देखेंगे, है ना, कंपैरेटिव कर लेंगे। एक हो गया आपका हिमालयन रिवर्स, ठीक है, एक हो गई आपकी पेनिसुलर रिवर्स, ठीक है। हिमालयन रिवर्स देखिए, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो उत्तर भारत, सॉरी जस्ट अ मिनट, देखिए उत्तर भारत में जो ये आपका जम्मू कश्मीर है और फिर ये है, ठीक है। तो यहाँ से जो रिवर्स आपकी गंगा, यमुना, गोमती, कोसी, घाघर, ये सब जो इतनी भी आ रही है रिवर्स, ये आपकी क्या रिवर्स है, हिमालयन रिवर्स के अंतर्गत आती है। साउथ इंडिया की जब हम बात करते हैं, ये वाला जो एरिया है आपका साउथ वाला, यहाँ पर जो है गोदावरी, कृष्णा, अ, महानदी भी, महानदी तो थोड़ा सा कह सकते हैं आप महानदी, और जितनी भी ये सब नर्मदा, माही, तापी, जितनी भी रिवर्स हैं बेसिकली दीज आर कॉल्ड एज अ पेनिसुलर रिवर्स, ठीक है। दक्षिण देखिए ये भारत दो भागों में बढ़ गया एक तरीके से। नर्मदा रिवर जो है वो आपको भारत को, यहाँ पे नर्मदा रिवर जो है भारत को आपको दो भागों में डिवाइड करती है, मोटा 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 मोटा। नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, और ये ओरिजिनेट होती है आपकी अमरकंटक प्लेट्यू से, ठीक है। और जॉग फॉल बनाती है कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर जो शहर है एक, वहाँ पर बनाती है क्या, जॉग फॉल, या फिर आप इसे मार्बल फॉल या धुआंधार फॉल भी आप कहते हैं, धुआंधार फॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एडिशनल हो गई। चलिए हम बातें अपने क्वेश्चन की तरफ। तो कंपैरेटिव की हम बात कर रहे हैं हिमालयन रिवर्स और पेनिसुलर रिवर के बारे में। तो सबसे पहले अगर जो हम बात करें, हिमालयन रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं, हिमालय से हो रही हैं। और ये आपकी ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, बेसिकली ये ओरिजिनेट हो रही हैं आपकी पेनिसुलर प्लेट्यू से, ठीक है, या प्लेट्यू आप सिंपली कर लीजिए। पेनिसुलर प्लेट्यू ये दक्षिणी पठार से, पठारी जो इलाके हैं कर्नाटक आपका, स्पेशली कर्नाटक वाला इलाका जो है वो आपका कर्नाटक और कुछ महाराष्ट्र का इलाका, तो यहाँ पर पठार हैं बहुत सारे, तो वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर जो स्टीपनेस है, मतलब स्टीपनेस का मतलब हो गया कि ये वाला जो एंगल है, इस एंगल, ये आपको क्या देखने को मिलता है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट स्टीप देखने को मिलती है। मतलब स्टीप जो ये एंगल है ये आपको बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है, मतलब 30 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरीके का जो एक एंगल आपको विद अ प्लेन आप बनाएंगे किसी पॉइंट पर, तो आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है, ग्रेडियंट स्टीप देखने को मिलेगी। यहाँ पर लेस स्टीप होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो, छोटा मोटा आपको लेस स्टीप आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर जो हम बात करें, तो यहाँ पर जो रिवर्स होती हैं वो रिवर्स आपकी लार्ज होंगी एंड लॉन्ग होंगी, चौड़ी भी होंगी, बड़ी भी होंगी और लंबी भी होंगी, जैसे आपकी गंगा रिवर जो कि 2525 किलोमीटर की है, ठीक है। यहाँ पर जो रिवर्स है वो एज कम्पेयर टू उतनी लंबी नहीं होंगी, शॉर्ट होंगी, आप कह लीजिए शॉर्ट कह लीजिए, थोड़ी सी छोटी होंगी एज कम्पेयर टू द हिमालयन रिवर्स। नेक्स्ट पॉइंट की अगर जो हम बात करें, तो यहाँ पर जो बेसिन है, बेसिन एरिया या फिर आप कैचमेंट एरिया की जब हम बात करते हैं, तो वो आपको क्या देखने को मिलेगा, हाई देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपका बेसिन एंड कैचमेंट एरिया जो है, कैचमेंट एरिया वो आपको क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे गंगा बेसिन एरिया जो है एक बहुत बड़ा एरिया है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाला जो बेसिन एरिया है वो भी एक बहुत बड़ा वाला एरिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो एरिया है उसका वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पर कम देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर जो बात करें तो यहाँ पर जो बेड रॉक होती है, बेड रॉक, ठीक है, वो क्या होती है, आपको सॉफ्ट देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर जो बेड रॉक है, बेड रॉक, वो आपको थोड़ा सा हार्ड देखने को मिलती है, कठोर देखने को मिलती है, ठीक है। जब सॉफ्ट है तो क्या इजीली क्या हो जाती है, वो इरोडेबल हो जाती है, इरोडेबल मतलब इजीली वो निकल सकती है, ठीक है, थ्रू द वाटर, डेफिनेटली थ्रू द वाटर और थ्रू द माइनिंग वगैरह जो भी है। बट यहाँ पर जो है ये हार्ड होने के साथ में नॉट इजीली इरोडेबल नहीं है, मतलब लेस इरोडेबल है, कह लीजिए लेस इरोडेबल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। इरोड मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह, है ना। जैसे आपकी बरसात के टाइम पर क्या होता है, जो माउंटेनियस रिवर्स हैं, गंगा यमुना, ये सारी जो रिवर्स हैं, जो पहाड़ों से कई सारे जो आपके पहाड़ों के जो कण होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको बहाते हुए अपने साथ प्लेन एरियाज में ले आती है, और प्लेन एरिया से उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते हुए वो पूरे उत्तर भारत के अंदर फैल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, बहुत ईजी हो जाता है नॉर्थ की बात करें या फिर हिमालयन रिवर्स के अंदर। साउथ के अंदर अब ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए स्टीप है, जब कोई भी चीज़ आप देखिए सिंपली आप समझ लीजिए, कोई भी चीज़ इस एंगल से आप भेजेंगे, यहाँ से ऊपर से डालेंगे, तो उसमें स्पीड ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है। अब कोई भी चीज़ आपकी इस एंगल पर है, ठीक है, तो यहाँ से डालेंगे धीरे धीरे लुढ़कती हुई जाएगी, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं जाएगी, है ना। तो ये वाली चीज़ थोड़ा सा देखने को यहाँ मिलती है। नेक्स्ट अगर जो हम बात करें तो जो आपकी हिमालयन रिवर्स है, ये पेरिनियल होती है इन नेचर, पेरिनियल इन नेचर, ठीक है। पेरिनियल मतलब हो गया कि ये पूरा साल बहती रहती है। जो यमुना गंगा आपकी जो रिवर्स है नॉर्थ की, मोस्टली दो बड़ी रिवर्स हैं, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है आपकी, ये पूरा साल फ्लो करती रहती है, इनमें पानी हमेशा रहता है, ठीक है। और ये आपकी जो है दीज आर बेसिकली सीजनल रिवर्स, सीजनल, जब बारिश का टाइम होगा तब ये बहती है, ठीक है। और इसके अंदर जो पानी आता है, जो आपकी हिमालयन रिवर्स है, वो कहाँ से आता है, ग्लेशियर से आता है। जो ग्लेशियर आपका बर्फ़ वगैरह जब पिघलती है तो वहाँ से जो पानी निकलेगा वो आपका ऐड होगा, प्लस रेन, बारिश हुई तो उसका भी पानी आपका ऐड होता है। यहाँ पर जो पानी है वो स्पेशली ओनली सिर्फ रेन से ही आता है, सिर्फ रेन से, यहाँ पर कोई ग्लेशियर वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये जो आपकी हिमालयन रिवर्स है ये बनाती हैं वी शेप वैली, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हिमालयन रिवर्स किस टाइप की शेप बनाती हैं वैलीज में, वी शेप वैली बनाती हैं। और जो आपकी पेनिसुलर रिवर्स है ये बनाती हैं आपकी यू शेप्ड रिवर, ठीक है, यू शेप्ड वैली बनाती है, ठीक है, नॉट रिवर, दैट इज वैली। और एक पॉइंट और रहता है यहाँ पर, तो जो आपका ये वाला है पॉइंट, मतलब हिमालयन रिवर्स, ये आपकी एक और चीज़ बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ मेंडरिंग। मेंडरिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए कि मेंडरिंग मतलब कोई एक रिवर है इस तरीके से आपकी फ्लो होते आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या, यहाँ पर एक ज्वाइन कर लिया, तो एक तरीके का ये एक आइलैंड बन जाता है, ठीक है। तो ये मेंडरिंग वाली जो चीज़ें, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, ये आपकी हिमालयन रिवर्स के अंदर इजीली देखने को मिलती हैं। स्पेशली अगर जो हम गंगा रिवर जो है आपकी, उसमें इस तरीके का पार्ट जो है काफ़ी देखने को मिलता है कई जगह पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द हिमालयन रिवर्स और द पेनिसुलर रिवर्स। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इतनी सारी कहानी करने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे। कहानी भी ज़रूरी थी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए था कि ये क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड अगर जो कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। क्वेश्चन है, ओके, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, बिल्कुल हिमालयन रिवर जो है पेरिनियल है, मतलब पूरा साल बहती है। वेयर एज द मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स आर रेन फीड, भाई जाहिर सी बात है दक्षिण भारत की जितनी रिवर्स हैं उनको पानी कौन प्रोवाइड करता है, बारिश। तो पहला पॉइंट तो सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, द ग्रेडियंट ऑफ हिमालयन रिवर इज स्टीपर। ग्रेडियंट मतलब हमने ये वाले एंगल की बात कर रहे थे, ये क्या है, ग्रेटर होता है हिमालयन रिवर्स में। और जो पेनिसुलर रिवर्स है उसके अंदर ये एंगल आपको क्या देखने को मिलता है, स्टीपर नहीं होती है एज कम्पेयर टू द हिमालयन रिवर्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 और 2 दोनों करेक्ट हो गए। थर्ड पे आते हैं, पेनिसुलर रिवर कॉजेस मोर इरोजन। देखिए सॉइल इरोजन या फिर इरोडेबिलिटी की हमने बात करी थी, तो इरोजन जो है वो आपकी हिमालयन रिवर्स ज़्यादा करती हैं ना कि पेनिसुलर रिवर। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। 1 राइट, 2 राइट, थर्ड इज रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं
इल्मेनाइट, इल्मेनाइट। ठीक है, इल्मेनाइट क्या है बेसिकली, ये आपका इंडिया के कोस्टल एरियाज के अंदर, जो आपका कोस्टल एरिया दैट इज ये वाला एरिया जितना भी है, यहाँ पर मोस्टली देखने को मिलता है। ये किसका मिनरल है बेसिकली, किसका पार्ट है? ठीक है, तो ये एक्चुअली ओर है टाइटेनियम का। ठीक है, टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, टाइटेनियम का ओर है। और उस ओर का नाम है बेसिकली टाइटेनियम आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूले की जब हम बात करें तो FeTiO3। ठीक है, दिस इज टाइटेनियम आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका टाइटेनियम का एक ओर है। और इस टाइटेनियम का जो इस्तेमाल होता है वो आपका जैसे आपकी ज्वेलरीज के अंदर, प्रोस्टेसिस के अंदर, टेनिस रैकेट जो होते हैं उसके अंदर इस्तेमाल होता है, आपका जो टेनिस रैकेट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। फिर हम बात करें अगर जो सीजर जो कैंची होती है उसमें भी इस्तेमाल होता है। बाइसाइकिल फ्रेम्स, जो बाइसाइकिल के फ्रेम बने होते हैं उसमें भी टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। सर्जिकल टूल्स के अंदर, मोबाइल फोन्स के अंदर भी टाइटेनियम इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो टाइटेनियम है, ठीक है, टाइटेनियम ये आपकी स्ट्रेंथ के मामले में, ठीक है, स्ट्रांग होता है। स्ट्रांगनेस में मामले में या स्ट्रेंथ के मामले में इक्वलेंट होता है विद द स्टील। स्टील के साथ में लगभग इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। बट दिस इज वीक इन वेट, वेट में ये हाफ हो जाता है। मतलब जितनी क्वांटिटी आपको स्टील की चाहिए उतने में आपको, मतलब अगर जो इसको वेट इक्वलाइज करना है तो आपको डबल वेट लगाना पड़ेगा, है ना, तब जाके वेट में बराबरी आएगी। ठीक है, तो मतलब वेट में हाफ हो जाता है स्टील के कंपैरेटिव, बट स्ट्रेंथ में आपका जो है वो स्टील के बराबर आपको ये देखने को मिलता है टाइटेनियम। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इल्मेंटाइट, इल्मेनाइट, सॉरी नॉट इल्मेंटाइट, दैट इज इल्मेनाइट इज द ओर ऑफ टाइटेनियम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव लैंड बॉर्डर विद डेड सी? डेड सी के साथ में लैंड बॉर्डर कौन सी कंट्री शेयर नहीं करती? करेक्ट आंसर है इसका लेबनान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेबनान जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता। डेड सी की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो डेड सी की जब हम बात करते हैं, इसे कह बेसिकली ये आपका अर्थ का लोवेस्ट एलिवेशन पॉइंट है। दिस इज द अर्थ का लोवेस्ट एलिवेशन पॉइंट, सबसे निचला हिस्सा, एलिवेशन पॉइंट आपको ये देखने को मिलता है। और डेड सी के अंदर जो मेनली वाटर आता है, ठीक है, तो इसके अंदर जो पानी आएगा, मेनली वाटर जो आता है वो कहाँ से आता है? जॉर्डन रिवर से आता है। ठीक है, जॉर्डन रिवर जो है वो इसको पानी का या वाटर सोर्स जो है बेसिकली वो प्रोवाइड करने का काम करती है। और डेड सी के अंदर जो वाटर है उसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी की जब हम बात करें तो वो आपको देखने को मिलती है 1.24 kg पर लीटर के आसपास। ठीक है, लगभग 1.25-24 कह लीजिए, मोटा सा याद रहेगा, कोई इतना टेढ़ा वर्ड नहीं है। तो डेंसिटी आपको 1.24 kg पर लीटर आपको यहाँ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से, इस डेंसिटी की वजह से जब कोई भी चीज़ डेड सी के अंदर जाती है, मतलब जब आप उसके अंदर फ्लोट कर रहे हो, ठीक है, जाते हो स्विमिंग करने, तो आप स्विमिंग करते हो तो आपको ऐसा फील होगा कि आप तैर रहे हो। मतलब यहाँ पर आपको जो फ्लोटिंग सेंस है, फ्लोटिंग सेंस वो आपको देखने को मिलता है। मतलब आप जब आप स्विमिंग करने जा रहे हो तो अंडर वाटर भी जा रहे हो या ऊपर भी हो, तो भी आपको ऐसा फील होगा कि आप फ्लोट कर रहे हो, आप ऐसा अंदर जाने नहीं देगा बिकॉज ऑफ दिस हाई डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आई जॉर्डन की, तो जॉर्डन जो है, देखिए यहाँ पर जॉर्डन भी लिखा हुआ है, तो जॉर्डन की जो कैपिटल है दैट इज कॉल्ड एज अम्मन। अम्मन इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन। इसराइल की कैपिटल क्या होती है? दैट इज जेरूसलम। जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ इसराइल। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ होती है कि वेस्ट बैंक एक बनता है, ठीक है, वेस्ट बैंक जो है एक पार्ट होता है, दैट इज एक वर्ड होता है वेस्ट बैंक। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, रिलेटेड है इसी टॉपिक से, तो मैं आपको बता रहा हूँ। वेस्ट बैंक जो है एक जगह है जो कि बेसिकली दिस इज पार्ट जो सैंडविच है। सैंडविच मतलब दो चीज़ों के बीच में दबी हुई है। सैंडविच किस किस के बीच में है? इसराइल और जॉर्डन। इसराइल और जॉर्डन के बीच में जो एक सैंडविच पार्ट है जिसे कहते हैं वेस्ट बैंक। ठीक है, एक है गाजा। ठीक है, गाजा एक वर्ड आपने सुना होगा, गाजा पट्टी। ठीक है, गाजा स्ट्रिप, या फिर आपने गाजा स्ट्रिप का वर्ड नाम सुना होगा। ठीक है, तो जो गाजा स्ट्रिप है ये भी आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? ये देखने को मिलता है इसराइल एंड इजिप्ट के अंदर। इजिप्ट, ठीक है, इसराइल और इजिप्ट इन दोनों के बीच में
देखने को मिलता है। ठीक है, एक है गैलन हाइट, एक वर्ड है आपका गैलन हाइट। ठीक है, गैलन हाइट क्या होती है? तो गैलन हाइट होती है बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक प्लेट्यू है। ठीक है, एक प्लेट्यू है बेसिकली, टापू है। तो एक स्ट्रेटेजिक टापू है जिसे इसराइल ने जीत लिया था जब ये इसराइल ने रशिया पर अटैक किया, रशिया नहीं सॉरी सीरिया पे अटैक किया था, सीरिया से। ठीक है, सीरिया से इसने जीत लिया था 1967 की लड़ाई में। 1967 की जब लड़ाई हुई, सीरिया पे कब्जा किया, मतलब सीरिया के कुछ हिस्सों में, तो वहाँ पर जो गैलन हाइट नाम की एक जगह है उसको अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट बना दिया ताकि भैया वहाँ से वो बाकी चीज़ों को वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता विद द डेड सी, दैट इज लेबनान। बाकी जितने भी ये हैं आपके, ये बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ में? डेड सी के साथ में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एन इफेक्टिव कोरियोसिस फोर्स रिजल्ट्स फ्रॉम। जो इफेक्टिव कोरियोसिस फोर्सेस है उसका रिजल्ट कहाँ से आता है? मतलब देखिए बेसिकली यहाँ पर रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज रोटेशन ऑफ अर्थ। सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर का है, ये साउथर्न हेमिस्फेयर का है, डायरेक्शन ऑफ एयर एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये आपका इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट आपको इस तरीके से अर्थ की रोटेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है यहाँ इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रोटेशन ऑफ अर्थ। ये अबाउट इट्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है उसकी डायरेक्शन ऑफ विंड्स को, देखिए अगर जो हम बात करें कोरिलोसिस फोर्सेस की, तो इसको अगर जो आप डिफाइन करना चाहें तो ये आप कह सकते हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ जो है, रोटेशन ऑफ अर्थ about its axis affects the direction of wind, affects the direction of, ठीक है, विंड्स की डायरेक्शन को इफेक्ट करेंगे और उस तरीके की जो फोर्स होती है उसे कहा जाता है कोरियोसिस फोर्स। ठीक है, अब ये जो फोर्स होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ में? एंगल ऑफ एल्टीट्यूड के साथ में। एंगल ऑफ एल्टीट्यूड के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ ये वर्ड जो है आपका रिसेंबल करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुंडा ट्रेंच। ठीक है, सुंडा ट्रेंच की जब हम बात कर रहे हैं तो ये लाइज पैरेलल टू द आइलैंड। कौन से आइलैंड के साथ में ये आपको देखने को मिलता है? ठीक है, तो पहले तो एक डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सुंडा ट्रेंच से रिलेटेड एक आई थिंक डायग्राम मैंने नहीं डाला है क्या? अच्छा यहाँ पर है। ठीक है, चलिए देखिए सुंडा ट्रेंच की जब हम बात कर रहे थे तो सुंडा ट्रेंच कहाँ पर है? ये आपका इंडिया है। ठीक है, इस तरफ साउथ ईस्ट वाला जो एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज सुंडा प्लेट। ठीक है, ये वाला जो एरिया है सुमात्रा, सुमात्रा आइलैंड, इंडोनेशिया, जकार्ता, मलेशिया। ठीक है, तो मलेशिया या सुमात्रा आइलैंड, इसके बीच में जो ये वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज अ सुंडा ट्रेंच। ठीक है, सुंडा ट्रेंच ये वाला पार्ट है आपका। कहाँ पर है? दक्षिण भारत के दक्षिणी हिस्से में, इंडियन ओशन के पास में। ये इंडोनेशिया वाला इलाका, ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये वाला पूरा एरिया, ये सुंडा ट्रेंच का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है सुमात्रा वाले एरिया के अंदर। ठीक है, सुमात्रा प्लेट है, मलेशिया है, सुमात्रा, और ये सुंडा ट्रेंच। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट से यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो लोकेशन आपको पता लग गई कि ये कहाँ पर है। ठीक है, फिर आते हैं, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में क्या क्या कहानी थी। तो क्वेश्चन जस्ट अ मिनट, हाँ जी, क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन कहाँ पर लाई करता है? इन द आइलैंड्स ऑफ, दैट इज सुमात्रा। ऑप्शन सी यहाँ पर जो होता है करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर एक सुमात्रा सॉरी सुंडा ट्रेंच जो है, ये एक ऐसे आप जावा ट्रेंच भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, उसके पास में का पास का ही इलाका है बेसिकली इंडियन ओशन के अंदर, जो कि फॉर्म होता है ऑस्ट्रेलियन कैप्रिकॉन प्लेट के थ्रू। ठीक है, ये जो सुंडा ट्रेंच है, हमने अभी बात करी थी ना ऑस्ट्रेलियन ट्रेंच, सॉरी ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बारे में। तो जो ऑस्ट्रेलियन कैप्रिकॉन, ऑस्ट्रेलियन कैप्रिकॉन प्लेट जो है, ठीक है,
वो इसको बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। और दिस इज अ पार्ट ऑफ इरेशन प्लेट भी इसमें अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। अगर जो हम यहाँ पर बात करें इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है, इंडियन ओशन, देखिए इंडियन ओशन जो है आपका, ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन है दुनिया का। उससे पहले अगर जो हम बात करें अटलांटिक ओशन की, अटलांटिक ओशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। और सबसे बड़ा जो ओशन है वो कौन सा है? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन दैट इज प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा ओशन है आपका, ओशन है और डीपेस्ट भी आपको देखने को मिलता है। और एक ओशन है आपका अंटार्कटिक ओशन, अंटार्कटिका, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जो ग्लोब है, ग्लोब के दक्षिणी हिस्से के अंदर ये वाला पार्ट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिका, ठीक है। बाकी जितने भी ये आपके ओशन से महासागर हैं, ये सारे आपके नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुमात्रा, सुमात्रा आइलैंड्स के अंदर, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज डेवलप्ड बाय। जो थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, इसको किसने डेवलप किया? इसको डेवलप किया था ए वैगनर ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए वैगनर ने। और ये कब किया था? 1912 को, ठीक है, 1912 में, ठीक है। ये थ्योरी जो है बेसिकली, ये तो करेक्ट आंसर हो गया। अब हम बात करें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में अगर जो, तो ये थ्योरी डील करती है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन। किसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करती है। मतलब जो अर्थ है आपकी, पूरी धरती पे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब जो महाद्वीप हैं, मतलब अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो जितने जितने महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके, और जो जितने भी आपके महासागर हैं, ठीक है, जो एशियन महासागर, सॉरी नॉट एशियन महासागर, दैट इज हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, जितने भी महासागर हैं, इन सब के डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये कैसे बने, ठीक है, बेसिकली इनके इन इवॉल्वमेंट के बारे में इस थ्योरी बात करती है, ठीक है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या, मतलब ये थ्योरी क्या कहती है उसके बारे में अगर जो हम बात करें, ये कहती है कि ये सारी चीज़ें ना एक सिंगल बॉडी हुआ करती थी। मतलब जितने भी ये कॉन्टिनेंट्स हैं आपके, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जो ये 7 कॉन्टिनेंट ना होकर एक सिंगल वन कॉन्टिनेंट हुआ करता था, ठीक है। और वन ओशन हुआ करता था, वन ओशन मतलब एक महासागर होता था और एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था उस, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो एक कॉन्टिनेंट है उसे कहा जाता है सुपर कॉन्टिनेंट। दिस इज कॉल्ड, इसे कहा गया सुपर कॉन्टिनेंट। क्यों भैया, भाई बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट्स मिला दिए कि में, तो वो क्या हो गया? सुपर कॉन्टिनेंट। और इस वर्ड को, इस सुपर कॉन्टिनेंट के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया जिसे कहा गया दैट इज पेंगैया, पेंगिया, पेंगिया, ठीक है। पेंगिया जो वर्ड है वो इसके लिए इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पर जो मेगा ओशन था, मतलब एक, ये तो कॉन्टिनेंट की बात होगी, जो ये ओशन था, एक ही ओशन है, एक बहुत बड़ा ओशन है, ठीक है। और उस ओशन के पास में सुपर कॉन्टिनेंट है या ये पेंगिया है। और उस जो एक सुपर मेगा ओशन था, ये एक ही ओशन, बड़ा वाला ओशन, ठीक है, इस ओशन का नाम रखा गया। देखिए इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये वाला वर्ड। और दूसरा मेगा ओशन, मेगा ओशन को कहा गया पेंथा पेंथालेसा, ठीक है, पेंथालेसा, आई थिंक यही वर्ड है, मेरे को थोड़ा सा वर्ड इसमें डाउट है, बट आई थिंक पेंथालेसा ही वर्ड था प्रॉपरली, ठीक है। हो सकता है स्पेलिंग में थोड़ा सा आई थिंक लिटिल बिट डाउट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसको। पेंथालेसा कहा गया, ठीक है। अब ये दो चीज़ें बन गई, मतलब होता है ना आदम और हवा वाली कहानी। तो एक कॉन्टिनेंट था सुपर कॉन्टिनेंट जिसे पेंगिया कहा गया, एक ओशन था जिसे कहा गया मेगा ओशन या फिर पैंथेलासिस, ठीक है, जो भी है वर्ड। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर देखने को मिलती है डिवीज़न, या फिर आप कह लीजिए स्प्लिटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो ये आपका सुपर कॉन्टिनेंट था या पेंगिया था, इसमें आपको देखने को मिलती है स्प्लिटिंग, स्प्लिट होता है, ये टूटना चालू कर देता है। जब ये स्प्लिट होता है, ठीक है, कब? लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो, 200 मिलियन ईयर्स अगो लगभग ये स्प्लिट होना चालू करता है। दो पार्ट्स के अंदर ये स्प्लिट होता है। एक पार्ट को कहा गया गोडवाना, गोडवाना आइलैंड्स, ठीक है, एक पार्ट को कहा गया गोडवाना आइलैंड्स और दूसरे को कहा गया दैट इज लर्शिया,
लॉरेशिया, ठीक है, एक को कहा गया लॉरेशिया, दूसरे को कहा गया गोंडवाना आइलैंड्स। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है वो इस थ्योरी के अंदर बताया गया है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर बात करी गई है, ठीक है। मतलब कुल मिला के इस थ्योरी में ये कहा गया है कि धरती जो है, जितने भी आपके ओशंस हैं या जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, देश हैं, उन सब की उत्पत्ति कैसे हुई इस बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो ये मोटा मोटा था, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इतनी कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे नाम थे दो चार, ठीक है। तो क्या क्या बना, डिवीज़न बना और स्प्लिट हुआ तो क्या नाम था, उससे पहले क्या था, ये सब चीज़ें थी, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए वाग्निक वेगनर, ठीक है, वी वेगनर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोडेसी। जियोडेसी क्या है? बेसिकली इट इज़ अ साइंस दैट डील्स विद द, जियोडेसी किस साइंस के बारे में बात करता है? ये आपका बात करता है बेसिकली, साइंस जो है वो एक्यूरेटली मेजर और अंडरस्टैंड करता है अर्थ की ज्योमेट्रिक शेप या ओरिएंटेशन ऑफ शेप या ग्रेविटी फील्ड को, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ बात करता है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन, नहीं ये वाला नहीं है वो, देखिए मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन दैट इज एंगल या शेप की बात, नहीं सॉरी ये भी नहीं आएगा। हमने क्या बात करी? देखिए ये जो जियोडेसी है ये किसके बारे में बात करता है? ये एक साइंस है जो कि मेजरिंग, इसको आप समझ लीजिए, मेजरिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग द अर्थ ज्योमेट्री, किसकी ज्योमेट्री को, अर्थ की ज्योमेट्री को, ठीक है। एंड ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसकी शेप, ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन इन द शेप स्पेस बेसिकली नॉट शेप, और ग्रेविटी फील्ड, इन सब के बारे में बात करता है। मतलब मेजरमेंट अंडरस्टैंड करना और जियो मेट्री, इन तीन मेन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग बात करता है, दैट इज जियोडेसी। तो यहाँ पर क्या है? मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक वर्ड होता है कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। तो कॉस्मोलॉजी जो है वो एक एस्ट्रोनॉमी जो एक काइंड ऑफ एस्ट्रोनॉमी है, दिस इज अ काइंड ऑफ एस्ट्रोनॉमी जो कि कंसर्न करती है क्रोनोलॉजी ऑफ द यूनिवर्स की, ठीक है। मतलब क्रोनोलॉजी ऑफ यूनिवर्स के बारे में यहाँ पर बात करी जाती है कॉस्मोलॉजी के अंदर, कि मतलब यूनिवर्स में कौन सी चीज़ पहले घटित हुई, उसके बाद कौन सी घटित हुई, उसके बाद कौन सी घटित हुई, मतलब जो ये घटनाक्रम है उसके बारे में कॉस्मोलॉजी के अंदर बात करी गई है, स्पेशली बात करें तो, ठीक है। और फिर एक वर्ड आता है साथ में, मेरे को ध्यान आया, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो जो जियोमॉर्फोलॉजी है ये आपका बात करता है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, स्पेशली टोपोग्राफ या इफेक्ट ऑफ क्रिएचर ऑफ द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है, ठीक है। तो बट नॉट टू मच रिलेवेंट, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which agroclimate region of Bihar has the highest number of districts? एग्रोक्लाइमेट रीजन के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो अगर जो हम बात करें पूरे बिहार को, कंप्लीट बिहार को, देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए कि बिहार, BHAR, ठीक, BIHAR, ठीक, बिहार जो है इसका लगभग जो एरिया है वो 94.2 थाउजेंड किलोमीटर स्क्वायर का है, मतलब लगभग 94,000 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो पूरा बिहार का है। और ये पूरा एरिया डिवाइडेड है दो पार्ट्स के अंदर, ठीक है। और डिवाइड कौन कर रहा है इसको? गंगा, जो गंगा रिवर है पूरे बिहार को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ठीक है। मतलब सिंपली अगर जो बिहार इस तरीके से आपको मैप में दिखता है, तो गंगा इस तरीके से चली जाती है, तो एक अपर पार्ट हो गया, एक लोअर पार्ट, इस तरीके से डिवीजन आपको देखने को मिलता है। तो डिवीजन में फर्स्ट पार्ट जो ऊपर की तरफ है, ठीक है, मतलब दो पार्ट्स के अंदर, एक पार्ट है 53.3 थाउजेंड किलोमीटर स्क्वायर का, दूसरा पार्ट है आपका 40.9 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है। अब बेस्ड ऑन डिफरेंट सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स या रेनफॉल, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स जो है, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स है, या किस टाइप का टेरेन एरिया है, मतलब किस टाइप की जो प्लेन है या इंक्लाइंड है, या किस टाइप का जो भी स्ट्रक्चर है उसका, सॉइल का, लैंड का, उसके बेसिस पे 5 टाइप की
5 टाइप की बेसिकली अगर जो हम बात करें एग्रो क्लाइमेट जोन जो है वो बिहार के अंदर देखने को मिलते हैं। पहला जो होता है दैट इज जोन 1 की जब हम बात करें, जोन 1 तो ये आपका आता है नॉर्थ एलुवियल प्लेन, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ नॉर्थ एलुवियल प्लेन उसे कहा जाता है। दूसरा है आपका जोन 2, तो जोन 2 जो है आपका ये कहलाता है नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन। देन है आपका थर्ड जोन 3A, दैट इज जोन 3A जो आता है ये आपका आता है साउथ ईस्ट अलुवियल प्लेन, ठीक है। फोर्थ आता है जोन 3B, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट अलुवियल जोन या अलुवियल प्लेन। और जो पांचवा पॉइंट है, ठीक है, वो आपका कहलाता है नॉर्थ जोन 4 बेसिकली, ये आपका आता है आपका नॉर्थ वेस्ट अलुवियल प्लेन, ठीक है, अलुवियल प्लेन। तो इस तरीके से ये 5 एग्रो क्लाइमेट जोन आपके पूरे बिहार के अंदर देखने को मिलते हैं। बट यहाँ सवाल ये था कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स किस अलुवियल जोन के अंदर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर जो 5th पॉइंट है, मतलब नॉर्थ वेस्ट अलुवियल प्लेन वाला जो एरिया है इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट आपका कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर, नॉर्थ ईस्ट नहीं नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए हम जब बात कर रहे हैं ना ये सारी चीज़ें हो गई, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो सबसे ज़्यादा है कैसे, ये भी अब जान लेते हैं। तो ये नॉर्थ वेस्ट जो अलुवियल जोन है, मतलब जोन 5 वाला जो एरिया है, इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसके अंदर आते हैं 13 डिस्ट्रिक्ट्स। और वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ठीक है, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, साथ में आता है गोपालगंज, और एक है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है, समस्तीपुर है, समस्तीपुर के बाद दरभंगा, सारण, शिवहर, और सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो है, लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपके नॉर्थ वेस्ट एग्रो क्लाइमेट जोन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आई होप सो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी पूरे वीडियो की। तो ये था हमारा पर्टिकुलर वीडियो सेट नंबर, दिस इज अवर सेट नंबर 6, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। ये क्वेश्चन बेसिकली बिहार के एग्जाम से लिए हैं मैंने। तो ऐसा नहीं कि बिहार के क्वेश्चन है तो बिहार में ही आएंगे कहीं या नहीं आएंगे, क्वेश्चंस कहीं का भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, इसलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फैक्ट्स मैं आपको जरूर बता रहा हूँ ताकि उस टॉपिक से अगर जो कोई क्वेश्चन आया तो आप छोड़े ना या गलत ना हो, ठीक है। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो आपको बस वही छोटे से 3 काम, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के बीच में या जो भी बच्चे कैंडिडेट्स अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो ये 3 काम आप लोगों के लिए हैं, और साथ में वीडियो को देखते रहना है, ठीक है, पूरा देखें, नॉलेज लें। मैं सिर्फ नॉलेज देने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग लेते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।